रिजेक्शंस को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि जितने भी लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, सभी लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट जितने लोगों ने अभी तक वर्क वीज़ा एप्लीकेशन किया है, मोस्टली केसेस में 10 नंबर रिजेक्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि रिजेक्शन आने का रीज़न है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिजेक्शन के बाद का जो प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। अगर रिजेक्शन आता है तो उसके आगे का स्टेप जो प्रॉपर वर्क वीज़ा का है वो स्टेप्स नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप पूरा प्रोसेस करेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर डिसीजन निगेटिव भी आता है, लक नहीं पता होता है कि उस लक से आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो अगर आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपका लक हो सकता है कि आपके साथ हो, और री अपील के बाद भी आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक व्यूअर का पूरा सच बताऊंगी कि उनके साथ किस तरह से वीज़ा उनका अप्रूव हुआ आफ्टर री अपील। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है तुलिका अग्रवाल इंडिया टू पोलैंड में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं VFS सेंटर के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि VFS सेंटर जो है आपका वीज़ा का प्रोसेस करती है। तो आप लोग इस मतलब कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लीजिए कि VFS सेंटर का काम है आपके डॉक्यूमेंट्स को ओनली चेक करना, देखना कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट। मतलब कि कौन सी कंट्री के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, हर कंट्री का चेकलिस्ट डिफरेंट होता है। तो उस कंट्री के चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है या नहीं। VFS सेंटर का बस इतना काम होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स लेना, उसको चेक करना, देन आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड करना। उसके बाद का जो डिसीजन होता है वो एम्बेसी का होता है। आपने जिस कंट्री के लिए एप्लीकेशन किया है उस कंट्री की एम्बेसी का डिसीजन होता है। VFS सेंटर का कोई भी डिसीजन नहीं होता, कोई भी रोल नहीं होता। तो लोग ये सोचते हैं कि फाइल अगर सबमिट होती है, इसमें जो मेन रोल होता है वो VFS सेंटर वालों का होता है वीज़ा अप्रूव करने में, बट ऐसा कुछ नहीं है। VFS सेंटर का कोई रोल नहीं होता। मैं आपको एक व्यूअर की रियलिटी बताऊंगी कि अगर आप री अपील करते हैं, री अपील करते हैं, तो आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस उस टाइम पे भी होते हैं। क्योंकि एट लास्ट तक अगर जो लोग प्रोसेस करते हैं तो डिपेंड करता है कि कंपनी अगर आपको सपोर्ट करती है तो वीज़ा अप्रूव के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले जब आप फाइल को सबमिट करते हैं, सबमिशन के लिए फाइल आप सबमिट कर देते हैं VFS सेंटर में, तो सेम डे फाइल जो है आपके एम्बेसी में चली जाती है। तो VFS सेंटर का काम इतना है कि फाइल को एम्बेसी तक पहुँचाना। तो आपकी सेम डे फाइल जब एम्बेसी तक चली जाती है, फाइल में सब कुछ सही रहता है, तो वेरिफिकेशन होने के बाद वीज़ा का स्टैंपिंग होता है। मतलब कि वीज़ा अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि वीज़ा अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पर जो केस है वीज़ा रिजेक्शन का, जो 10 नंबर रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, मोस्टली केसेस में 10 नंबर रिजेक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद जो मेरे व्यूअर हैं उन्होंने अपील की थी कि वीज़ा का रिजेक्शन आया। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपका रिजेक्शन आता है, चाहे वो कोई भी रिजेक्शन हो, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, उनको मेल कीजिए, उनको बताइए कि आपको ये नंबर का रिजेक्शन आया है। उनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए, उनको बोलिए कि वो एम्बेसी में बात करें कि आप मतलब उस कंट्री में आपको जहाँ जॉब मिली है आपकी कंपनी में आपकी ज़रूरत है। तो अगर कंपनी आपकी सपोर्ट करती है तो वीज़ा अप्रूव होते हैं। तो यहाँ पर केस क्या हुआ कि एम्बेसी ने जब कंपनी में कॉल किया कि 10 नंबर रिजेक्शन इनका आया है, तो 10 नंबर रिजेक्शन के बाद जब मेरे व्यूअर ने अपील किया, तो अपील के बाद क्या हुआ, उनका इंटरव्यू होता है। कभी कभी क्या, मोस्टली केसेस में इंटरव्यू आपके पहले हो जाते हैं। जब आपका सबमिशन होता है तो आफ्टर 10 डेज बाद, 15 डेज के बाद या फिर 20 डेज के बाद आपको इंटरव्यू के लिए मेल आती है कि आपका इस डेट पे इंटरव्यू है। देन उसके बाद वीज़ा की स्टैंपिंग होती है। यहाँ पर इंटरव्यू कब होता है, जब आप री अपील करते हैं, तो उसके बाद वीज़ा ऑफिसर का मेल आता है कि आपका इस डेट पे इंटरव्यू है। तो इसमें एक स्ट्रेंज वाली बात है कि री अपील के बाद भी इंटरव्यू होता है। मतलब कुछ तो बात ऐसी है जिसकी वजह से इंटरव्यू लिया जा रहा है, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स में ऐसी बात है, इस वजह से इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो इंटरव्यू के बाद कोई नहीं जानता, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लोगों के मन में डर रहता है कि इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है। तो इंटरव्यू से डरने की बात नहीं है। आपका इंटरव्यू सिर्फ आपके वर्क परमिट के बेसिस पर ही लिया जाता है कि आपकी जॉब कहाँ पर है, आप क्या करने वाले हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपकी कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी सिटी में आप जाने वाले हैं, अकोमोडेशन कहाँ है, ये सब कुछ सिर्फ आपसे पूछा जाता है। तो इसमें इंटरव्यू में डरने वाली बात नहीं है। तो अगर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर आपसे सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वीज़ा अप्रूव होता है, 100% अप्रूव होता है। और इसमें कंपनी का पूरा सपोर्ट होता है। कंपनी आपको सपोर्ट करती है तो 100% वीज़ा अप्रूव हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी ही आपके लिए सब कुछ कर सकती है। अगर कंपनी का फुल सपोर्ट है तो आपका वीज़ा अप्रूव होता है।
बहुत से लोग वीज़ा फ़ी इंक्रीज़ होने के बाद भी इंक्रीज़ होने की वजह से भी अपील नहीं करते हैं। जेन्युइन सी बात है कि बार बार फ़ी पे करना पड़ता है, लेकिन अगर जिनको जाना है, जिनका गोल सेट है कि उनको इस कंट्री से बाहर निकलना है, वो लोग अपील करते हैं, री अपील भी करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं A to Z। मतलब गिव अप आपको नहीं करना। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, पॉजिटिव वे में रहकर सब कुछ करेंगे तो वीज़ा अप्रूव हो जाता है आपका। तो जिनको कंपनी से सपोर्ट मिलता है उनका वीज़ा अप्रूव होता है, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं कि अब उनसे कुछ होगा नहीं। मतलब हिम्मत जो होती है वो नहीं हो पाती है कि आगे नेक्स्ट स्टेप कुछ ले सके। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इंटरव्यू जब भी आपका सबमिशन के बाद इंटरव्यू होता है या फिर अपील के टाइम पर अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपके पास मेल आती है कि इस डेट पर आपका इंटरव्यू। बात करते हैं कि आपका जब आप अपील करने के लिए जाते हैं उसके बाद आपका डिसीजन कितने दिन में अप्रूव होता है। तो इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है अपील से लेकर स्टैंपिंग का जो प्रोसेस है वो 14 डेज का होता है। सपोज अगर 14 डेज के अंदर आपका कोई डिसीजन नहीं आता है तो आप 30 डेज तक वेट कीजिए। तो 30 डेज तक वेट करेंगे तो आपके पास जो है पासपोर्ट आपके पास रिटर्न आ जाता है, या जो भी डिसीजन उनका होता है एम्बेसी का वो आप तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि पासपोर्ट पे जो अगर स्टैंपिंग नहीं होती है, सपोज रिजेक्शन का जो स्टैंप लग जाता है, उसके बाद लोग क्या करते हैं कि पासपोर्ट अपना चेंज करते हैं, इस वजह से कि नेक्स्ट कंट्री के लिए अगर वो एप्लीकेशन करते हैं तो उनके मन में एक डर होता है कि इसको देखकर, रिजेक्शन की स्टैंपिंग को देखकर वो कंट्री भी रिजेक्ट कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन का स्टैंप लगा हुआ है तो आपको पासपोर्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उसी पासपोर्ट से दूसरी कंट्री के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो अच्छी होनी। बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पासपोर्ट पर आप लोग चेक करेंगे कि एक रिसीविंग पेज होती है जिस पर स्टैंप लगा रहता है, लेकिन जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, आपका डिसीजन जब 14 से 15 डेज के बाद आता है तो कभी कभी लोग वहां पर देख नहीं पाते अपने पासपोर्ट को अच्छी तरीके से कि स्टैंपिंग कहाँ पर हुई है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि रिसीविंग पेज के ऊपर भी स्टैंपिंग कर देते हैं, जिससे लोगों को पता नहीं चल पाता कि आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग कहाँ हुई है। अगर रिसीविंग पेज पे स्टैंपिंग नहीं हुई है, वो पेज गायब है, तो वो पेज किधर है? पेज को तो कोई टर्न नहीं कर सकता, लेकिन रिसीविंग पेज पर भी कभी कभी क्या होता है कि उसी के ऊपर स्टैंपिंग लग करके आती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो इसको बारीकी से आप लोग चेक कीजिएगा कि आपकी जो स्टैंपिंग हुई है कौन से पेज पर हुई है। और अगर रिजेक्शन आता है तो आपको पासपोर्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये पासपोर्ट ही आपका जो है फ्यूचर आगे लेकर के जा सकता है। ये आते हैं कि जो रिजेक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर लखनऊ से, चंडीगढ़ से, जयपुर से, कोलकाता से, इन सब जगह से ज़्यादा रिजेक्शन आते हैं। दिल्ली से जो लोग सबमिशन करते हैं अपनी फाइल, वहाँ से रिजेक्शंस कम आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर इन सिटी से, इन स्टेट से अगर आप फाइल सबमिट करते हैं, इन स्टेट के अंदर जो VFS सेंटर बने हैं वहाँ पर अगर आप फाइल सबमिट करते हैं तो वहाँ से रिजेक्शन आएंगे, और दिल्ली से करेंगे तो रिजेक्शन नहीं आएंगे, क्योंकि सारा डिसीजन जो है एम्बेसी लेती है। आप इन सब सेंटर में, VFS सेंटर जो आपके सिटीज़ में है, वहाँ पर फाइल सबमिट करते हैं तो वो फाइल एट लास्ट एम्बेसी को जाती है। एम्बेसी डिसाइड करती है कि क्या करना है। तो सेंटर्स इसीलिए खोले गए हैं अलग अलग सिटीज में, क्योंकि इंडिया में जो एम्बेसी है वो ओनली दिल्ली एंड मुंबई में ही है। अलग अलग सेंटर्स इसीलिए खोले गए कि सभी लोग वहां तक जा नहीं सकते, और ये फाइल जो है सेंड करने का काम VFS सेंटर का है, फाइल को चेक करने का काम VFS सेंटर का। VFS सेंटर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करती है, वेरीफाई करती है, देन उसको अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसी है वहां पर वो सेंड करती है। अगर आप सोच सकते हैं कि सभी लोग एम्बेसी में जाकर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने लगे तो कितना ज्यादा क्राउड हो जाएगा, क्योंकि एक कंट्री नहीं है, सिर्फ पोलैंड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हर दिन होते हैं। तो हर दिन एप्लीकेशन करने के लिए सभी लोग एम्बेसी नहीं जा सकते। तो इसी वजह से VFS सेंटर डिफरेंट स्टेट्स में ओपन किए गए हैं, ताकि आप किसी भी कंट्री के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो VFS सेंटर फाइल को कलेक्ट करके उस कंट्री की एम्बेसी को आगे फॉरवर्ड करती है। इतना ही काम होता है VFS सेंटर का। अगर आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि VFS सेंटर का क्या रोल होता है। तो आप लोग इस कंफ्यूजन में ना रहें कि VFS का रोल होता है वीज़ा अप्रूव करने में। पोलैंड के लिए तो पॉलिश एम्बेसी है, वहां से एम्बेसी डिसाइड करती है कि किसका वीज़ा अप्रूव करना है, किसका वीज़ा रिजेक्ट करना है। अगर आपका रिजेक्शन आता है, चाहे वो कोई भी रिजेक्शन हो, तो अपनी कंपनी से सपोर्ट लीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लीजिए, उनको बोलिए कि वो पॉजिटिव वीज़ा डिसीजन का एक पेपर जो होता है वो आपको अप्रूव करें। अगर इतना काम हो जाता है तो आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस होते हैं।
उसके बाद जो आप अपील करते हैं तो अपील के लिए आपको एक अपील लेटर लगता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील लेटर होना चाहिए। तो अगर आप इसको बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं बना सकते हैं तो आप मेरी एजेंसी में कॉन्टेक्ट करके आप मेरे से भी अपील लेटर बनवा सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है अपील लेटर, कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती है। अपील लेटर के साथ आपको एक कवर लेटर भी बनाना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रेडी रहेंगे और कंपनी का सपोर्ट रहेगा तो आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आप उससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की मेल आती है तो उसका आपको प्रिंट लेकर के वहां पर जाना है, क्योंकि अगर आप प्रिंट लेकर के जाएंगे तो ही आपको वहां पर एंट्री मिलेगी। और जैसे ही आपका रिजेक्शन आता है तो इसका प्रोसेस करने का टाइम 14 डेज के अंदर का होता है। तो कोशिश कीजिए कि 14 डेज के अंदर आप सारा प्रोसेस कर लें, क्योंकि 14 डेज के अंदर अगर सारा प्रोसेस करते हैं तो आपके यहाँ जो पासपोर्ट है वो रिसीव किया जाता है। अगर 14 डेज कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते, पासपोर्ट भी आपका रिसीव नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कुछ नए अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों के जितने भी रिजेक्शंस आए हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नए अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।